बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पेपर को हम डिस्कस करेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 3 का पेपर है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। 28 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पास, 140 मिनट्स इसको सॉल्व करने के लिए। 12 MCQs हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और 14 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर आपका। पहला MCQs आपके पास है, हु इंट्रोड्यूस द टेक्सॉन ऑफ ऑर्डर। ओके, ऑप्शंस हैं आपके पास, स्टोनफोर्ड, कार्लस, ऑगस्टस रेवेनस, एरिस्टोटल। ओके, तो एरिस्टोटल आपके पास यहाँ पे सबसे पहला इररिलेवेंट ऑप्शन है, क्योंकि एरिस्टोटल ने आपको डिवाइड किंगडम्स बनाई थी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, और उनको क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी में। तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है। ऑगस्टस रेवेनस जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, आपकी बुक में ये मेंशन है, वहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, ये आ गया आपके पास। ऑगस्टस रेवेनस इंट्रोड्यूस द टेक्सॉन ऑफ ऑर्डर। जो दूसरा आपके पास साइंटिस्ट था, कार्लस, ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड जो आपका टोनफोर्ड था, इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। तो राइट ऑप्शन आपके पास है ऑगस्टस रेवेनस। नेक्स्ट है जी, द एनिमल अनएबल टू रिप्रोड्यूस इज मॉन्की, डोंकी, म्यूल एंड हॉर्स। हॉर्स, मॉन्की एंड डोंकी आपको पता है कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी स्पीशी जो आगे कंटिन्यू होती है। म्यूल आपके पास राइट ऑप्शन है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता बिकॉज इसको एक डोंकी और हॉर्स की मेटिंग से बनाया जाता है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? अर्नस्ट हैकेल, एरिस्टोटल, कार्लस लिनियस और एंड्रिया। इन चारों में से राइट ऑप्शन आपके पास एरिस्टोटल को हमने पहले भी डिस्कस किया ऊपर वाले MCQ में। एरिस्टोटल ने आपको सबसे पहले आपके ऑर्गेनिजम्स जो उनको डिवाइड किया था किंगडम प्लांट्स में और किंगडम एनिमल्स में। अर्नस्ट हैकेल जो आपके पास साइंटिस्ट है, इसने 3 किंगडम जो सिस्टम है आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको मॉडिफाई किया था, प्रपोज किया था। कार्लस लिनियस जो है उसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को निकाला था। और जो आपके पास एंड्रिया है, उसने डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा। ओके, तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या है? एरिस्टोटल है। द स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनॉमी इज स्पीशी, ऑर्डर, फैमिली, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आपका वैसे ही आउट हो गया। तो सबसे छोटा टेक्सॉन जो आपके पास वो यहाँ पे क्या है? स्पीशी है, क्योंकि फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं और फैमिलीज को बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट जेनराज होते हैं। तो और जो स्पीशी है वो आपके पास सबसे छोटा टेक्सॉन का ऑर्डर है, क्योंकि एक जो आपके पास एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीशी एक ही स्पीशी है, फिर वो स्पीशी मिलके जेनरा बनाती हैं, जेनरा से आपके पास फैमिली बनेगी, फैमिली से आपके पास ऑर्डर आएगा। इसको आप दोबारा कर लीजिएगा, स्पीशी राइट आपका ऑप्शन है। द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन इज मैमेलिया, प्राइमेट्स, पिसम, होमिनिडी। पिसम आपके पास यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि पिसम जो है वो आपके पास पी प्लांट जो है उसका जेनरा होता है पिसम। ओके, मैमेलिया जो आपके पास है वो क्लास है, होमिनिडी जो है आपके पास वो फैमिली है, तो प्राइमेट्स आपके पास क्या है? ऑर्डर है, जो आपकी बुक में मेंशन भी है और ये आपने याद रखने और ये चेंज नहीं हो सकते। ये देखिए जी, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडे, जीनस आपका होमो और स्पीशी क्या आपकी होमो सेपियंस। नेक्स्ट आपके पास है, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ऑर्डर्स, फैमिली, स्पीशी। स्पीशी आपके पास चूंकि सबसे छोटा टेक्सॉन है इसलिए ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। फैमिली खुद जो ऑप्शन है वो भी गलत है। नेक्स्ट आपके पास जेनरा है, तो जेनरा ऑलरेडी फैमिली से छोटा टेक्सॉन है, लिहाजा ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो राइट ऑप्शन वो क्या है? ऑर्डर। तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ये ऑर्डर की डेफिनेशन भी आपकी बुक में मेंशन है। एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ पी प्लांट, फैबियलिस, पिसम, फेबियसी, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आपके पास क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। पिसम जो है वो आपका बेसिकली उसके साइंटिफिक नेम में आता है पिसम सैटिवम, तो पिसम उसका जेनरा है। फेबियसी, CEAE, जहाँ पे भी ये आपके पास आ जाएगा टर्म, इसका मतलब है कि फैमिली की बात हो रही। और AELES जहाँ पे आपके पास आएगा इसका मतलब है कि ऑर्डर की बात हो रही। तो फेबियलिस आपका क्या है? ऑर्डर, और फेबियसी फैमिली। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? फेबियलिस। ओके, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जीनस, फैमिली, स्पीशी, ऑर्गन।
स्पीशी और ऑर्गन तो वैसे ही आपके आउट हो गए, दोनों के दोनों ऑप्शन। तो पीछे के आपके पास जीनस और फैमिली। जीनस डिफरेंट जेनरास मिलके बनाते हैं आपके पास फैमिली, तो जीनस आपके पास राइट ऑप्शन है। ये देखेंगे, अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म एंड अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे, हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, हंटिंग, स्पीशी। स्पीशी इज नॉट अ राइट ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन है, इसलिए सबसे पहले आप इसको आउट करेंगे। बाकी जो तीन आपके ऑप्शन हैं वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। हंटिंग, ओवर हंटिंग अगर आप करेंगे किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो ऑब्वियसली वो इंडेंजर्ड हो जाएगा। पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन कॉज करेंगे वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत बुरी तरह अफेक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, और ह्यूमंस को भी बहुत इफेक्ट करती है पोल्यूशन। हैबिटेट लॉस एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका सबसे बड़ा थ्रेट है। हैबिटेट जो होता है बेसिकली वो ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल या प्लांट रह रहा है, उसको अगर आप वहाँ से हटाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, या बहुत कम ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सर्वाइव कर पाए। तो सबसे बड़ा जो नुकसान आप पहुंचाते हैं किसी भी एनिमल या बायोडाइवर्सिटी को, वो क्या है? हैबिटेट लॉस। अगर आप उसका हैबिटेट ख़त्म कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए वो सारी जगह ख़त्म कर देंगे, तो वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा थ्रेट जो बायोडाइवर्सिटी को होता है वो क्या है? हैबिटेट लॉस। ये आपकी बुक में भी मेंशन है। ये इस टॉपिक में habitat loss is probably the greatest threat to biodiversity on earth today. Okay, next आपका MCQ है, the plants present in the particular region, flora, fauna, species, population. species और population आपके पास right option नहीं है, फ्लोरा आपके पास राइट ऑप्शन है। किसी भी जो प्लांट्स होते हैं पर्टिकुलर रीजन के, किसी खास रीजन के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। फ्लोरा बेसिकली फ्लावर से इसको निकाला गया वर्ड को। फोना जो होता है वो उस पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, बहुत क्लियर डेफिनेशन है फोना और फ्लोरा की, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिट द अर्थ? 10 मिलियन, 15 मिलियन, 2 मिलियन, नन ऑफ दीज। अब तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त जब आपकी बुक में ये टॉपिक मेंशन किया गया था, राइट ऑप्शन आपके पास था 2 मिलियन। ये भी अभी उनका अंदाज़ा था कि कम से कम जो है वो 2 मिलियन हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत जितना मर्ज़ी एस्टिमेट लगा लें, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये आपको दिखा देते हैं कि आपकी बुक में ये किधर मेंशन है। सॉरी, 10 मिलियन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। ये आपकी बुक के इस चैप्टर के पहले जो पेज है, पहला और जो पहली लाइन है वो है, एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिट द अर्थ बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड। ओके, सो 2 मिलियन वाला ऑप्शन है, उसमें 1.5 मिलियन वाला आपके एनिमल्स की काइंड्स हैं, और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो अब तक पाई गई हैं। 10 मिलियन इज़ द राइट आंसर। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां आप कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है, और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है।
ओके, लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस पे सबसे पहले डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। इसकी सीधे सीधे आपने डेफिनेशन लिखनी है, जो बुक में मेंशन है वो ही डेफिनेशन आपने बतानी है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन derived फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फोना इन द रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बता सकते हैं कि किसी भी प्लांट की जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स की डाइवर्सिटी क्या होती है, फोना। काइंड ऑफ एग्जाम्पल बन सकती है आपकी, लेकिन अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लियरली ये आपकी बुक में मेंशन है, वहीं से आपने इनको याद करना है और लिखना भी है। ये आपके पास आ गए एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिर्फ दो हैं, दो ही आपने लिखने हैं। To determine the similarities and differences among organisms so that they can be studied easily, to find the evolutionary relationships among organisms. ये आपके मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। सिंपल से आपने इनको याद करना है, लिखना है। What do you mean by taxa and taxonomic hierarchy? ओके, इसमें आपने दोनों की डेफिनेशंस बतानी है। तो टेक्सा आपके पास क्या होता है? The groups into which organisms are classified are known as, taxonomic categories or taxa. The taxa from a ladder called taxonomic hierarchy. ये दोनों definitions हैं वो आपकी बुक में mention हैं। ये आपको मिल जाएंगी। The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa। जैसे कि आपके पास सिंगुलर टेक्सॉन हो गया, taxa from a ladder called taxonomic hierarchy, all organisms divided into 5 kingdoms। अच्छा जी, तो टेक्सा आपके पास क्या है? एक सिंगल टेक्सॉन, जैसे स्पीशी हो गई, जीनस हो गया, फैमिली हो गई, ऑर्डर हो गया, वो एक खाली एक टेक्सा है। जैसे आपके पास स्पीशी है, और जो पूरी लेडर है यानी कि किंगडम, फाइलम, मेमेलिया, जो आप पूरा क्लासिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है जी, तो इन दोनों के एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? टेक्सा की एग्जाम्पल आपके पास खाली स्पीशी लिख दें, ठीक है। और टेक्सोनोमिक हायरार्की की जो डेफिनेशन आपने एग्जाम्पल देनी तो वो आपके पास ये है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। किंगडम सबसे पहले आता है इसमें। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत क्लियरली इसकी इंपॉर्टेंस आपको ऊपर बताई गई है, वैसे खुद भी आपको पता होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी ना हो तो वी कांट लिव। तो ये आपके पास इसकी दी हुई है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स। ये दो अगर आप पॉइंट्स लिख देंगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टमेटिक एंड टेक्सोनोमी। यहाँ पे आपने डेफिनेशन बतानी है और एग्जाम्पल देनी है। ओके, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टमेटिक एंड टेक्सोनोमी। तो इसमें आपने इन दोनों की डेफिनेशन बता देती है, बता देनी कि सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या होती है, टेक्सोनोमी डेफिनेशन क्या होती है, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। The branch of biology which deals with the classification is called taxonomy, and the branch which deals with the classification and also traces the evolutionary history of organism is known as systematics। आपने इन दोनों की डेफिनेशन बता देनी है। रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में टेक्सोनोमी जो है उसमें हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? हम क्लासीफाई करते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर बता के कि इसकी ये स्पीशी है, ये जीनस है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इसकी क्लास है। लेकिन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जब हम जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसकी फैमिली के ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक थे, वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक थे उसके जिसकी वजह से हमने उसको इस प्लांट में पुट किया। ठीक है, उसके लीफ कैसा था, उसका फ्लावर कैसा था, उसकी रूट कैसी थी, उसकी स्टेम कैसी थी, उसके ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स है जो दूसरी फैमिली से रिलेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने उसको डिस्टिंग्विश किया और उसको इस फैमिली में पुट किया। तो ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ रीजन डिपेंड्स।
कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे आप बताते हैं कि ये इस रीजन के फ्लोरा या फोना है? इस क्वेश्चन को आप किस तरह से आंसर करेंगे कि किसी भी रीजन में फ्लोरा और फोना यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स किस तरह डिपेंड करती है, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। सबसे पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ का होता है वो है हैबिटेट। डिपेंड करता है कि आप किस जगह की बात करें, आप लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, या फिर आप जो है वो डेजर्ट जो आपके पास इकोसिस्टम है, कौन से इकोसिस्टम की बात करें जहाँ पे आपके पास फ्लोरा या फोना की डाइवर्सिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उनका हैबिटेट, कि उनका हैबिटेट कितना स्ट्रॉन्ग है, एनवायरनमेंट कितना फेवरेबल है उनके लिए। जितना एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, जितना सॉइल वहाँ पे उनके लिए फर्टाइल होगा, उतनी ज़्यादा आपके पास प्लांट्स की डाइवर्सिटी होगी। जितनी लैंड उनको वास्ट मिलेगी ग्रो करने के लिए, उतनी आपके वहाँ पे प्लांट्स की डाइवर्सिटी होगी। और अगर आपके पास एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स चाहिए, तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ही एफिशिएंटली आपके पास वहाँ एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर अगर उनके लिए फेवरेबल होगा तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर टेम्परेचर उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वो इतना गर्म टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास डाइवर्सिटी वहाँ पे कम होती जाएगी। तो जो फैक्टर्स आपके पास है बेसिकली वो आपके पास है फर्टाइल सॉइल हो गई, उनका हैबिटेट हो गया, लैंड हो गई, उनको कितनी लैंड मिलती है, टेम्परेचर हो गया वहाँ पे, सनलाइट हो गई, वहाँ पे सनलाइट कितनी आ रही है। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ पे आपके पास प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, उसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो फिर आपके पास एनिमल्स भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे। और अगर आपके पास प्लांट ईटर एनिमल ज़्यादा होंगे तो फिर जो फ्लैश ईटर एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल भी आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास फैक्टर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी के लिए, यानी कि प्लांट और एनिमल्स की डाइवर्सिटी के लिए। Moving to next question, what is the contribution in classification of Aristotle of living organism? एरिस्टोटल ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था क्लासिफाई करने के लिविंग ऑर्गेनिज्म को? तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहली क्लासिफिकेशन किसने की थी? एरिस्टोटल ने की थी। उसने ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स में किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट में डिवाइड किया था। तो उसने सबसे पहले आसानी की थी सब आगे आने वाले साइंटिस्ट के लिए। तो the earliest known system of classification of organism come from the Greek philosopher Aristotle. उसने एटलीस्ट ये किया था कि प्लांट्स को एक ग्रुप में और एनिमल्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो जो आगे आने वाले साइंटिस्ट थे उनके लिए फिर आसान हो गया था वर्किंग करना। He classified all organisms known at that time as either in the group Plantae or in group Animalia. तो ये उसका contribution था, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a mule? म्यूल क्या है? तो म्यूल आपको पता है कि ये एक ऐसी ब्रीड है जो कि इनफर्टाइल होती है और इसको एक डोंकी और हॉर्स की मेटिंग से बनाया जाता है, और ये भी आपकी बुक में मेंशन्ड है। ये आपके पास आ गया। इन डेफिनेशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन इन सच अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग. For example, a cross between a male donkey and a female horse produces an infertile offspring. ये जो साइंटिस्ट को अंदर से मसला होता है ना कि हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें और डिफरेंट नई नई स्पीशीज़ निकालें, तो ये उसका नतीजा है म्यूल। और ये आर्टिफिशली यानी कि लैब एक्सपेरिमेंट में इसको करवाया जाता है, लेकिन ये नेचुरली ये प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा लाइगर हो गया, जिसमें एक लॉयन और टाइगर का जो है उनको मीटिंग करवाते हैं, तो उससे जो एक एनिमल प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं लाइगर। तो आपकी बुक में म्यूल मेंशन है, तो इसको आप उर्दू में से खच्चर कहते हैं। वैसे ये इनफर्टाइल होता है, ये मज़ीद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज डिफाइन स्पीशीज़। ओके, इसकी आप लोगों ने सिंपली डेफिनेशन लिखनी है जो आपकी बुक में मेंशन है, और उसके बाद आपने कोई भी एग्जांपल दे दें, किसी भी स्पीशी की आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में जो मेंशन है आपने एज टू एज वैसे लिखनी है। अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। यानी कि एक स्पीशी अपनी ही स्पीशी में रिप्रोड्यूस करेगी, किसी और स्पीशी के साथ जाके रिप्रोड्यूस नहीं करेगी। तो ये आपको दो एग्जांपल दी हुई ऊपर, पिस्टम सैटिमम, होमो सैपियन। ये आप इन दोनों में से कोई भी लिख लें जो आपको आसान लगती है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट की आपने क्लासिफिकेशन लिखनी है। इसको आपने एज टू एज ही याद करना है जैसी आपकी बुक में दी हुई है। किंगडम प्लांटी, फाइलम मैंग्लोफाइटा, क्लास मैंग्लोप्सिडा, ऑर्डर फैबियलिस, फैमिली फैबिएसी, जीनस पिसम, स्पीशी पिसम सैटिवम। एज टू एज आपने इसको लिखना है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। साइंटिफिक नेम आपसे पूछा गया है, जो प्रोटोकॉल साइंटिफिक नेम लिखने के वैसे ही आपने साइंटिफिक नेम लिखना है। ये आपके पास दिया हुआ है जी होमोसेपियन। होमो का एच जो है वो कैपिटल होगा, इटालियन में आप लिखें तो टेढ़ा करके लिखना है आपने इसको, और सैपियन का जो एस है वो आपका स्मॉल होगा, लेकिन आपने नाम पूरा लिखना है होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फोना। इसमें आपने इसको बताना है कि फ्लोरा और फोना की डेफिनेशन बतानी है। तो फ्लोरा क्या होता है जी, आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। फोना क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास आ गए जी लॉन्ग क्वेश्चंस। राइट अ नोट ऑन स्पीशी। ओके, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने हेडिंग्स के साथ बताना है। हेडिंग के बगैर आपने करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पीशी की क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आपने आना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ईच स्पीशी पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। उसके बाद आपने आ जाना है इस पैराग्राफ पे। इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसकी आप भी हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप ये लिखेंगे इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशी कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन इन सच अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फिर आप देंगे इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग, और एग्जाम्पल आएगी अ क्रॉस between a male donkey and a female horse produces an infertile offspring। और स्पीशी की एग्जांपल भी आपने अलग से हेडिंग देकर लिखनी है, और वो होमोसेपियन पिसम सैटिवम। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब इट्स एम्स एंड बेसिस। ओके, ये आपका भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपने आना है उसकी एक्सप्लेनेशन पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि हम क्यों क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड क्लास ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उसके बाद आप आ जाएंगे कि एक्सप्लेनेशन क्यों क्लासिफाई करते हैं, यानी कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें आप ये बताएंगे ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये जो टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक है, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं अपनी क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, एक अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए एग्जामिनर पे। सबसे पहले आप लिखिएगा कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है आपके पास। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, or the branch which deals with the classification and also traces the evolutionary history of organism is known as systematics। ये उसकी टाइप्स हो जाएंगी कि ये दो तरीके हैं जिनसे आप क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद आपने आना है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे, ये आपने हेडिंग देनी है, और फिर आप लिखेंगे to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily to find the evolutionary relationship among organism। फिर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे आना है कि क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू similarities in characteristics। These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories, and that's it। यहाँ पे आपने क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, मज़ीद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
मैं आज का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। इस पेपर में कोई बात आपको ना समझ आई हो या आपको ऐसा लगे कि कोई बात इम्पोर्टेंट थी लेकिन रह गई है, तो आप वो बाद में पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा। तो आज ही पेपर कंप्लीट हो गया है। सो ओके।